हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स के कुछ खास ऑक्सीडेशंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और ग्रेजुएशन दोनों के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहला ऑक्सीडेशन है डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स का, जिसमें कि हम ग्लाइकॉल्स पढ़ रहे हैं। ग्लाइकॉल्स यानी 1,2 डायोल, यानी निकटवर्ती दो कार्बन के ऊपर अगर OH ग्रुप लगे हुए हों उन्हें कहते हैं 1,2 डायोल या ग्लाइकॉल कहा जाता है। तो उनका ऑक्सीडेशन हम पढ़ रहे हैं क्रोमिक एसिड के द्वारा। तो क्रोमिक एसिड जो है H2CrO4, ये क्रोमिक एसिड है। क्रोमिक एसिड को कई प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि प्राप्त किया जा सकता है या प्रिपेयर किया जा सकता है। तो CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन करें तो मिल सकता है क्रोमिक एसिड। इसके अलावा पोटेशियम क्रोमेट या सोडियम क्रोमेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो भी क्रोमिक एसिड रिएजेंट प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं सोडियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाया जाता है तो भी क्रोमिक एसिड जो रिएजेंट है वो प्राप्त होता है। क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2 डायोल proceeds via cyclic ester intermediate formation। ये जो रिएक्शन है 1,2 डायोल्स का ऑक्सीडेशन होता है क्रोमिक एसिड से, उस रिएक्शन के दौरान एक चक्रीय एस्टर मध्यवर्ती, साइक्लिक एस्टर मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। किस प्रकार से बनता है वो हम देखते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। इससे पहले कि मैकेनिज्म पढ़ें एक बात जान लें, क्योंकि ये जो साइक्लिक एस्टर बनता है, साइक्लिक यानी चक्रीय जो है मध्यवर्ती बनता है, तो चक्रीय मध्यवर्ती बनने के लिए दोनों OH जो ग्रुप्स हैं निकटवर्ती कार्बन पर, उनका एक ही दिशा में, एक ही साइड में होना ज़रूरी है। और इसीलिए ये जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है कि सिन कॉन्फॉर्मेशन मेक्स साइक्लिक एस्टर फास्टर, कि जो सिन कॉन्फर्मेशन है, सिन ये देखिए ये सिन संरूपण है। यहाँ पर ये दो कार्बन है जो इसके ऊपर ये 1 2 3 अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं और ये चौथा कार्बन कार्बन बॉन्ड है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये एंटी कॉन्फॉर्मेशन दिखाया गया है। हमें ये मालूम है कि जो सिन कॉन्फॉर्मेशन या इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है, इसमें दोनों OH ग्रुप एक ही तरफ होते हैं। हालांकि ये अस्थायी होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अंडर स्पेशल कंडीशंस ये स्थायी भी हो सकता है। वो तब होता है जब ये जो ग्रुप्स हैं दूसरे, ये आपस में कोई इनका डाइपोलर इंटरेक्शन हो, कोई स्टेबलाइजिंग या स्थायीकरण, इनको स्थायी करने के लिए संरचना को कोई इंटरेक्शन जो ग्रुप्स हैं जो एक ही दिशा में हैं उनके बीच में अगर हो रही हो तो सिन कॉन्फॉर्मेशन भी एक स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन होता है। जबकि आमतौर पे जो अगर कोई भी इस तरह से 1,2 डायोल है और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के चारों ओर आपको मालूम है घूर्णन हो सकता है इजीली। तो जो मॉलिक्यूल है सिन पे न रहकर एंटी कॉन्फॉर्मेशन में रहना पसंद करता है, ताकि इसमें ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो रिपल्शन है, प्रतिकर्षण है, वो ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से विपरीत दिशा में, एंटी डायरेक्शन में अगर हों तो इसमें रिपल्शन जो है वो कम होगी और ये स्टेबल होगा। लेकिन विशेष परिस्थितियों में यदि किसी ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो जो कि एक ही तरफ हो, और या फिर कोई डाइपोल इंटरेक्शन हो सिन अवस्था में, तो सिन जो कॉन्फॉर्मेशन होता है वो भी स्टेबल हो सकता है। तो जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक खास ध्यान देने वाली बात है कि अगर ग्लाइकॉल का सिन कॉन्फॉर्मेशन है तो साइक्लिक एस्टर जो है वो फास्ट बनेगा, यानी रिएक्शन तेज़ी से होगा, और अगर वो एंटी कॉन्फॉर्मेशन है तो रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि जो दोनों सिरे हैं वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के ये जो रोटेट होने के लिए जो जितना टाइम लगता है इस रोटेशन के लिए, इस कार्बन कार्बन बंध के रोटेशन के लिए, ताकि ये OH और ये OH दोनों एक ही दिशा में हो जाएं, उसके लिए जो टाइम लगता है, इस वजह से जो क्रोमिक एसिड के साथ क्रोमेट एस्टर बनने में, साइक्लिक एस्टर बनने में
टाइम लगता है, इसलिए रिएक्शन एंटी के साथ स्लो हो जाती है। इस अभिक्रिया में एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रोमियम 6 जो यहाँ पर है वो रिड्यूस हो जाता है क्रोमियम 3 में। आप जानते हैं कि जब ग्लाइकॉल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा। तो क्रोमियम जो है, क्रोमियम 6 जो ये वाला है वो रिड्यूस हो जाता है क्रोमियम 3 में और ऑक्सीडेशन हो जाता है 1,2 डायोल या ग्लाइकॉल का। आइए देखते हैं कि ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है। ये देखिए 1,2 डायोल है जिसको सिन कॉन्फॉर्मेशन या सिस आइसोमर के हिसाब से दिखाया गया है और इसमें ये रहा क्रोमिक एसिड जो कि विभिन्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था। इन दोनों के बीच में अगर रिएक्शन होती है तो इस तरह से एक साइक्लिक क्रोमेट एस्टर बनता है जिसमें ये वाला और ये वाला ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन हैं। और ये जो क्रोमिक एसिड है, क्रोमिक एसिड का जो है ये दोनों ऑक्सीजन जो क्रोमिक एसिड के साथ जो लगे हुए थे वो ये वाले ऑक्सीजन है। इस तरह से जो साइक्लिक क्रोमेट एस्टर बनता है ये एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। इस अभिक्रिया के दौरान इन रेड जो एरो हैं, लाल रंग के तीर के निशान, वक्र तीर के निशान साइक्लिक कर्व्ड एरोज के द्वारा इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ दिखाया गया है। और इलेक्ट्रॉन्स का क्योंकि मूवमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर का एक सिंगल बॉन्ड से हो रहा है, तो आप देखिए ये जो क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे इन दोनों के बीच में शिफ्ट होते ही ये बॉन्ड टूट जाता है और इधर से ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होते ही ये बॉन्ड टूट जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो डॉटेड लाइन्स हैं उनसे जो है बॉन्ड्स का बॉन्ड ब्रेकिंग या बंधों का टूटना दिखाया जा रहा है। तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ एक नया बॉन्ड बनेगा, तो वो नया बॉन्ड ये C डबल बॉन्ड O है, ये बॉन्ड टूट रहा है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ एक बॉन्ड था पहले से, एक और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो एक बॉन्ड पहले से है, एक और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो डबल बॉन्ड बन गया जो कि ये है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये कार्बन बॉन्ड भी टूट रहा है। तो ये देखिए इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। इस तरह से इस वाले हिस्से से ये और इस वाले हिस्से से ये वाला जो प्रोडक्ट है वो प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन के द्वारा साइक्लिक क्रोमेट एस्टर बनने के साथ साथ एक और चीज़ है वो कि जो ये ग्लाइकॉल के जो कार्बन बॉन्ड है वो टूट जाता है। तो इस तरह का जो ऑक्सीडेशन OH जो है C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीडाइज हो गया, OH C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीडाइज हो गया, OH C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीडाइज हो गया और साथ ही साथ कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज या टूटना भी हो गया। तो इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज मेथड। ऑक्सीडेशन भी होना और बंधों का टूटना भी होना, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कहा जाता है। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं वो ये कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट्स बाय क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन ऑफ 1,2 डायोल या ग्लाइकॉल। तो ग्लाइकॉल के क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन के द्वारा कार्बोनाइल यौगिक जो है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज इसलिए है क्योंकि CC बॉन्ड जो है ऑक्सीडेशन के दौरान ये टूट जाता है। किसके ऑक्सीडेशन के दौरान? विसिनल डायोल्स यानी निकटवर्ती कार्बन पर OH ग्रुप वाले ग्लाइकॉल्स जिनको विसिनल डायोल्स भी कहते हैं उनके ऑक्सीडेशन के द्वारा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो भी एक ऑक्सीडेटिव क्लीवेज मेथड है 1,2 डायोल का या ग्लाइकॉल का। क्योंकि हम ग्लाइकॉल्स ही पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपकी जो ऑक्सीडेशन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है एसिडिक KMnO4 के द्वारा 1,2 डायोल का या ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन। और इसमें क्लीवेज भी होता है क्योंकि CC जो बॉन्ड है वो गेट्स ब्रोकन ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन, ये इस अभिक्रिया के दौरान वो टूट जाता है। इस रिएक्शन में भी 1,2 डायोल के साथ जो एसिडिक KMnO4 का रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में भी साइक्लिक एस्टर इंटरमीडिएट का बनना होता है, मध्यवर्ती बनता है, साइक्लिक मैंगनीज एस्टर बनता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एज एन इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है।
स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसा कि इससे पहले वाले क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन में देखा था, उसमें इसमें भी सिन और या फिर सिस जो डायोल्स हैं वो फास्ट रिएक्ट करते हैं एसिडिक KMnO4 के साथ। रिएक्शन देखिए, जैसा कि इससे पहले वाला रिएक्शन देखा था हमने, वैसे का वैसा ही उससे सिमिलर है। और देखिए आप MnO4 माइनस, जिसमें मैंगनीज जो है ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 7 है, ऑक्सीडेशन कर देता है वो ग्लाइकॉल का और खुद रिड्यूस हो जाता है, अपचयित हो जाता है MnO2 में, और जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 4। तो मैंगनीज हो गया रिड्यूस, ग्लाइकॉल हो गया ऑक्सीडाइज। तो ये जो है मैकेनिज्म मिलता जुलता है क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन के द्वारा। देखिए इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है आपस में, ये जो ऑक्सीजन है वो ये रहा, ये ऑक्सीजन ये रहा, और मैंगनीज के साथ जो 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए थे वो ये हैं। अब ये जो साइक्लिक एस्टर बना है इंटरमीडिएट, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उसी तरह से है जैसे कि इससे पहले वाले एस्टर में हमने एग्जांपल में देखा हुआ है ऑक्सीडेशन के। और आप देख सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं। C डबल बॉन्ड O बनाने के लिए एक बॉन्ड पहले से ही है, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये डबल बॉन्ड बन गया इस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट से। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन और मैंगनीज के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैंगनीज के साथ शिफ्ट हो गए हैं, तो इस बचा रहा सिर्फ C डबल बॉन्ड O जो कि यहाँ दिख रहा है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं CC बॉन्ड टूट गया तो यहाँ कोई दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है, और ये जो C सिंगल बॉन्ड O है वो अब डबल बॉन्ड इसलिए बन गया है यहाँ पर क्योंकि जो ऑक्सीजन और मैंगनीज के जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ पर डीलोकेलाइज होते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से एक चक्रीय मध्यवर्ती असाइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें बंधों के कंटिन्यूस ब्रेकिंग या इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूस मूवमेंट के द्वारा जो है बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, और जिसकी वजह से ये हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। आइए करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है डेस मार्टिन ऑक्सीडेशन, जो हमने कि अल्कोहल में भी इसको पढ़ा हुआ है इससे पहले। और डेस मार्टिन ऑक्सीडेशन को पर आयोडीनेन ऑक्सीडेशन के नाम से भी बुलाया जाता है क्योंकि पर आयोडीनेन के द्वारा इस ऑक्सीडेशन को किया जाता है। हमने अल्कोहल्स में भी इसको देखा था और यहाँ पर ग्लाइकॉल्स भी इस रिएक्शन को दिखाते हैं। और इसमें देखिए कि दिस मेथड इज स्पेशली applicable to complex and multifunctional alcohols। तो ये डेस मार्टिन अल्कोहल जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नज़रिए से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये कि ये जो मेथड है वो ख़ास तौर से कॉम्प्लेक्स और मल्टी फंक्शनल अल्कोहल्स, यानी ऐसे अल्कोहल्स जिसमें तरह तरह के क्रियात्मक समूह, विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह उन मॉलिक्यूल्स में उपस्थित हों और OH ग्रुप भी हो, वैसे के लिए डेस मार्टिन ऑक्सीडेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मेथड है जिसको पर आयोडीनेन के ऑक्सीडेशन के नाम से भी पुकारा जाता है। DMP डेस मार्टिन पर आयोडीनेन ऑक्सीडेशन। तो D फॉर डेस मार्टिन M और P से है पर आयोडीनेन। तो डेस मार्टिन पर आयोडीनेन ऑक्सीडेशन हुआ। आप देखिए कि दिस इज हाईली सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन मेथड, ये चयनात्मक ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है, मेथड है, और इसमें ऑक्सीडेशन जो है विदाउट मे बी कैरिड आउट विदाउट अफेक्टिंग विनाइल ईथर्स, सेकेंडरी अमाइड्स, अनसैचुरेशंस एट्सेट्रा। तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है वो इस तरह से सिलेक्टिव या चयनात्मक इसलिए है क्योंकि अन्य प्रकार के जो क्रियात्मक समूह हैं जैसे कि विनाइल ईथर हैं, सेकेंडरी अमाइड्स हैं, असंतृप्ता है, उनके प्रेजेंस में भी इस ऑक्सीडेशन को करवाया जाता है। तो वो जो क्रियात्मक समूह हैं वो प्रभावित होते नहीं हैं, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ जो OH ग्रुप है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। आपकी स्क्रीन पे है ये वाला एग्जाम्पल। इस मॉलिक्यूल में आप देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डायोल है, विसिनल डायोल। तो ग्लाइकॉल वाला हिस्सा ये है, लेकिन ये जो 2 हैं उनका जो है डेस मार्टिन पर आयोडीनेन या DMP ऑक्सीडेशन के द्वारा देखिए वो कुछ अफेक्टेड नहीं हुए, वो एज सच या यथावत यहाँ पर पड़े हुए हैं मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो ये ग्लाइकॉल के जो दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गए हैं। एक एल्डिहाइड में हुआ क्योंकि ये CH2 था, OH था प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, तो वो कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर ये देखिए 1,2 डायल अगर हमने लिया, इथिलीन ग्लाइकॉल को लिया
उसका डिसमार्टिन पर आयोडीन ऑक्सीडेशन करते हैं कि तो दोनों के दोनों एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो किस प्रकार से होती है। इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप क्योंकि आप इसको अल्कोहल में कर चुके हैं और अगर आप यहाँ पर भी इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी ईजी। देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है, ये आसान है। ये है पर आयोडीन। इसका स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए। पर आयोडीन का मॉलिक्यूल है, इसमें आयोडीन पे ये ध्यान दीजिए कि 1, 2 और 3 जो है एसिटेट ग्रुप्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं। AC लगाया हुआ है और AC का मतलब है CH3CO। ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको कहीं आप एग्जामिनेशन में जब भी आप इसको पहली बार इस तरह से शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं कॉपी में कहीं लिख के रखिएगा। एक चीज़ और मुझे कहनी थी कि अपने नोट्स की कॉपी में भले ही आप रेड इंक का इस्तेमाल करें, लेकिन एग्जामिनेशन की कॉपी में आप रेड इंक का, रेड मार्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं पर आयोडीन के साथ 1,2-ग्लाइकॉल का 1,2-डायोल का ऑक्सीडेशन देखते हैं। देखिए क्योंकि 2 OH ग्रुप हैं और इन OH जो 1,2-डायोल के जो ऑक्सीजन है उनको रेड से मार्क किया हुआ है, तो ये दोनों वो ऑक्सीजन हैं, ये दोनों ऑक्सीजन और ये इनके साथ इसका जो एक हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन और ये जो हैं ये एसिटेट के साथ मिलकर 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर और आ जाएगा 2H+ जो यहाँ से निकल गए, यानी 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं इसमें से निकल जाएंगे। कुल मिला के ये जो एसिटेट ग्रुप्स हैं वो दोनों यहाँ से हट जाएंगे और इस तरह से एक चक्रीय मध्यवर्ती का निर्माण, साइक्लिक इंटरमीडिएट का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा। इस साइक्लिक इंटरमीडिएट में आप देखिए बाकी जो हिस्सा है ये वाला और एक ये OAC वाला, ये जो हिस्सा है दिस पोर्शन, ये जो हिस्सा है वो ये अनअफेक्टेड यहाँ पड़ा हुआ है। सिर्फ ये जो 2 AC हैं उसकी जगह ये ग्लाइकॉल जो है इस प्रकार से जुड़ गया है। अब आप देखें कि इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट्स कैसे होता है। ये जो चक्रीय मध्यवर्ती बना है इस दौरान उसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए कार्बन हाइड्रोजन बन के इलेक्ट्रॉन्स टूटे और C और O के बीच में आ गए, तो ये वाला C+O बना। इसके साथ ही आप देखिए कि जो आयोडीन के साथ ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आयोडीन के ऊपर चले गए, तो ये बॉन्ड टूट गया। इसको बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ दिखाइएगा, जो मैंने नहीं दिखाया यहाँ पर, लेकिन आप लिख सकते हैं यहाँ पर रेड डॉटेड लाइन से ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। ये तीनों बॉन्ड्स टूट रहे हैं और यहाँ पर जो है ये बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गए, तो ये O- हो गया और H+ इसने जो है मीडियम में जो पड़ा हुआ था उस H+ को इसने कैच कर लिया, ये अपने ऊपर ले लिया और जाके वो OH बन गया। तो यहाँ से जो OH है ये वाला बना और यहाँ से C+O ये वाला बना। तो इस तरह से जो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है पहले स्टेप के आखिर में, ये स्टेप फर्स्ट है पर आयोडीन के साथ रिएक्शन होने पर, और इस तरह से आयोडीन इसमें से निकल कर आता है। आइए देखते हैं कि सेकेंड स्टेप में ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड हमें फर्स्ट रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप के दौरान मिला, इसका फिर दोबारा एक और पर आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होता है। हमारी स्क्रीन पे है नेक्स्ट सेकंड पर आयोडीन मॉलिक्यूल और साथ में है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो हमको प्राप्त हुआ था फर्स्ट, या अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड आप इसे कह सकते हैं, जो प्राप्त हुआ था उसका रिएक्शन। यहाँ पर देखिए क्योंकि ये एक अल्कोहल की तरह व्यवहार करेगा, तो अल्कोहल में जो रिएक्शन हुई थी सेम टू सेम वही रिएक्शन है। अगर किसी को उस वक्त समझ में नहीं आई होगी तो यहाँ पर इसको और दोबारा क्लियर कर लें। आप इस रिएक्शन को माने कि इसका ये जो रिएक्शन है DMP रिएक्शन, ये जो है एग्जैक्टली अल्कोहल का रिएक्शन है। इस हिस्से को आप इग्नोर अगर कर देते हैं तो अब देखें कि इसमें आयोडीन के साथ 3 OAC ग्रुप जुड़े हुए हैं और जैसे ही एक हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके साथ जुड़ता है तो इसमें से इसका हाइड्रोजन निकल जाता है और ये OAC यहाँ से निकल जाएगा और ये जो रेड कलर का ऑक्सीजन है वो इस OH ग्रुप का है। बाकी ये जो C+O यहाँ पर इसके साथ कोई इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन में और ये साइड में पड़ा हुआ है। तो आप देखें कि इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि ओपन चेन इंटरमीडिएट है, ये चक्रीय मध्यवर्ती नहीं है और एक इसमें से OAC ग्रुप यहाँ से निकल गया है, एसिटाइल ग्रुप इसमें से निकल गया है।
अब एसिटॉक्सिक ग्रुप निकल गया है, सॉरी एसिटॉक्सिक ग्रुप निकल गया है इसमें से। और इसमें आप देखिए कि दिस इज एसिटाइल ग्रुप और O इसके साथ एसिटॉक्सी, तो एसिटॉक्सिक ग्रुप निकल गया है इसके साथ। आप देखिए कि फिर फर्दर रिएक्शन ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन ने आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाया था, तो ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन और पड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया था। तो ये प्लस चार्ज है, इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन ने अपने ऊपर ले लिए, क्योंकि ऑक्सीजन पर ये प्लस चार्ज आ गया था, क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के हैं, एक और बॉन्ड यहाँ पर बनाया इनके रिप्लेस होने पर, तो उसके इस वजह से ये बॉन्ड नया बना था, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया था। ये जो H के साथ जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन अपनी ओर ले लेता है, जैसे कि इस रेड एरो के द्वारा दिखाया गया है, और ये बॉन्ड टूट जाता है। इस बॉन्ड ब्रेकिंग को आप डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं, और इस तरह से H+ यहाँ से निकल कर आ गया। आप देखें जो ये मध्यवर्ती बना है, इसमें फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट या डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ये देखें कि ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन की तरह उसने कार्य किया, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन इसलिए है क्योंकि इसके निकटवर्ती कार्बन पर CO डबल बॉन्ड या C डबल बॉन्ड O यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है, तो और इसके साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है, दुर्बल बंध है, और ये आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हुए। आप देख सकते हैं पहला एक बॉन्ड पहले से ही उपस्थित है, एक और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में चले गए, जो कि इस रेड निशान के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। तो ये जो है बॉन्ड टूट गया, जो कि डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, और यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आयोडीन को चले गए, और इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O यहाँ पर बना, एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड और इस इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से बना, तो ये C डबल बॉन्ड O यहाँ से बन रहा है, और जिससे आपको पहले से एक C डबल बॉन्ड O था, एक और C डबल बॉन्ड O बना, तो ये 1,2 डाइकीटोन या डाइएल्डिहाइड जैसी भी परिस्थिति है, अगर ये हाइड्रोजन है तो डाइएल्डिहाइड, और ये दोनों एल्काइल ग्रुप्स हैं तो डाइकीटोन 1,2 डाइकीटोन इस तरह से उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, और साथ में निकल कर आ जाएगा आयोडीनेन, क्योंकि इसमें से एक एसिटॉक्सिक ग्रुप निकल गया, और ये जो ऑक्सीजन के साथ ये जो आयोडीन का बॉन्ड था वो टूट गया। तो कुल मिला के आयोडीन के ऊपर केवल एक OAC ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर है आयोडीनेन के ऊपर। तो इस प्रकार से 1,2 डाइकीटोन या 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, अगर 1,2 डायोल का ऑक्सीडेशन DMP ऑक्सीडेशन के द्वारा कराया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आया होगा, और इसका प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, 1-2 बार इस रिएक्शन को मैकेनिज्म को लिखेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आगे से आगे हम और रिएक्शंस पढ़ते रहेंगे। हैप्पी स्टडिंग।